Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You are watching my YouTube channel, Dr. Aman's video. Dear viewer, today we are going to discuss about the identification, selection, analysis and formulation of the research problem for the designing of a research proposal or a research project. First of all, I would like to introduce the whole process. As we know that formulation of the research proposal is the major task in the process of a developing of a research project. अब में से हर बंदा जानता है कि जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम पे, तो उससे पहले हमें एक रिसर्च प्रपोज़ल लिखना पड़ता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। उसमें हमें सारे एस्पेक्ट जो है वो इंक्लूड करने पड़ते हैं। फिर उस डॉक्यूमेंट के बाद हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के फॉर्म में। जो प्रपोज़ल है वो क्या करता है कि जितने भी प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के, उनको एक साथ लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉन एज रिसर्च प्रपोज़ल, एंड it describe the rationale and the methodology proposed for the research. Of course research proposals में rationale से लेकर methodology तक हम सारी चीज़ें include करते हैं। जो proposal है ये basis है of course approval of the funding के लिए भी, और after the approval a proposal is used as a blueprint during implementation of the project। यानी कि जब जो proposal आप approve करते हैं तो उसी को ही आप एज अ ब्लूप्रिंट यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए। ब्लूप्रिंट कहते हैं यानी कि वो आपको कदम ब कदम जो है फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन टू बी कंसिडर बिफोर writing a research proposal or before selecting a research problem for research. So these are the questions to be considered. First, is there evidence to indicate that the research proposal focus on a problem of priority importance? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या इस रिसर्च प्रपोज़ल में आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है वो प्रायोरिटी है, इम्पोर्टेंस है उस सोसाइटी के लिए जिस सोसाइटी में आप रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाज द गिवन हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय रेलिवेंट ग्रुप। ये जो प्रॉब्लम रिसर्च प्रपोज़ल में आइडेंटिफाई किया है तो क्या ये रेलिवेंट रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है। वाज द प्रॉब्लम एडिक्वेटली एनालाइज टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। यानी कि क्या इस प्रॉब्लम को जो है सेलेक्ट करने के बाद एनालाइज़ किया गया है कि ये सारे जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है डिफरेंट सेक्टर से। लेट्स से अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के जो रिसर्चर है, जो प्लानर है, जो पॉलिसी मेकर है, जो मैनेजर है, तो क्या ये हर एस्पेक्ट से एनालाइज़ किया गया है कि हर एस्पेक्ट से ये क्लियर है। फाइनली वाज इट क्लियरली स्टेटेड, यानी कि जो प्रपोज़ल है उसमें जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया गया है रिसर्च के लिए वो क्लियरली स्टेटेड है या क्लियरली स्टेटेड नहीं है। सो दीज आर द क्वेश्चन शुड बी क्लियरली आंसर बिफोर ट्राइंग टू डेवलप द रिसर्च प्रपोज़ल। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को, यानी कि जब हम किसी रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोज़ल लिखने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले we need to identify a research problem. Like, if the answer to the research question is obvious, that may be solved without further research, then we do not research. Let's say कि आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है या कोई जेन्युइनली एक क्वेश्चन रेस करता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको एक डेफिनेटिव फिगर्स के बाद मिल जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के लिए 2000 चिल्ड्रन जो थे वो एनरोल हुए। एट द एंड जब पता चला तो उसमें से सिर्फ 25% चिल्ड्रन जो थे उन्होंने इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस पूरा किया था, बाकी जो थे उन्होंने बीच में क्विट किया था। अब जब ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्यों सिर्फ 25% स्टूडेंट ने चिल्ड्रन ने इम्यूनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, 75% ने क्यों नहीं किया, तो आंसर में आपको पता चलता है कि वहाँ पे जो बाकी सेंटर थे इम्यूनाइजेशन के वो फंक्शनल नहीं थे। तो अब आपको डेफिनेटिव आंसर मिल गया और वो आंसर जो था वो ट्रूथ पे भी मबनी था। तो फिर यहाँ पे आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यू हैव गॉट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, सो यू डोंट नीड टू डू अ रिसर्च फॉर योर क्वेश्चंस।
Therefore, whether a problem require research depend on 3 condition। तो हम इन 3 conditions को, जो नीचे के 3 conditions हैं, ये देखेंगे। अगर ये 3 condition किसी रिसर्च किसी क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई हैं तो उसके आंसर के लिए हमें फिर रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर शुड बी अ परसीव्ड डिफरेंस और डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट शुड बी। यानी कि जो भी कोई भी फिनोमेना जो आपके सामने हो रहा है, तो उसके सामने जो पब्लिक परसेप्शन हो वो ये हो कि ये फिनोमेना इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी कि व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट शुड बी। जो फिनोमेना जिस तरह हो रहा है तो उसके बारे में जनरल परसेप्शन ये हो कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका अल्टरनेट लोग पेश करते हो कि ये फिनोमेना इस तरह होना चाहिए था। ठीक है। अब द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस शुड बी अनक्लियर सो दैट इट मेक्स सेंस टू डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चन। अब जो लोगों का जो परसेप्शन है, जो डिस्क्रिपेंसी है कि ये जो फिनोमेना जिस तरह हो रहा है ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसका अल्टरनेट फॉर्म कोई पेश करे कि इस तरह होना चाहिए था। अब ये जो परसेप्शन है, ये डिफरेंस जो है, तो इसका जो आंसर है वो क्लियर ना हो, या यू कैन से कि उसके मल्टीपल आंसर हो, तो यहाँ पे फिर सेंस बनता है कि इन ऑर्डर टू डू अ रिसर्च टू फाइंड द आंसर फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी और फॉर दिस क्वेश्चंस और फॉर दिस प्रॉब्लम। तीसरी चीज़ जो है कि देयर शुड बी मोर देन वन पॉसिबल और प्लॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चंस और सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इन 3 चीज़ों को हम देखेंगे। अगर ये 3 चीज़ें किसी प्रॉब्लम के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वी नीड टू डू रिसर्च in order to find the answer for that question or in order to solve the problem. अब क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक वक्त में आप कई प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पे फिर आपको कोई क्राइटेरिया या गाइडलाइन सेट करने पड़ेंगे ताकि आप इन रिसर्च प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज़ कर लें कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो कितनी प्रायोरिटी पे आएगा। So each problem that is proposed for research has to be judged according to criteria, guideline, ठीक है। There may be several ideas to choose from, जिस तरह मैंने आपको बताया। Therefore, before deciding on a research topic, each proposed topic must be compared with all other options, ठीक है। Criteria जो है, तो guideline और criteria given below can help in the process of a selection of a research problem। पहला क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए। द टॉपिक यू चूज शुड आ प्रायोरिटी प्रॉब्लम, यानी कि जो टॉपिक आपने रिसर्च के लिए चूज़ किया वो उस सोसाइटी के लिए, उस कंट्री के लिए, उस रीजन के लिए जो है रेलिवेंट हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस वायरस पे काम करना चाहता हूँ। अब ये पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, यहाँ पे ये वायरस पाया ही नहीं जाता, यहाँ के लोग इससे अफेक्ट नहीं है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि यहाँ कितने लोग इससे अफेक्ट है, कितने सीवियरली लोग इफ़ेक्ट है इससे। तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंसी में आती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री, जिस रीजन में आप रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम उस रीजन, उस सोसाइटी, उस कंट्री के लिए रेलेवेंट हो। सेकेंड, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन। इन्वेस्टिगेट वेदर द टॉपिक हैज़ बीन रिसर्च। आपने ये देखना है कि मैंने जो प्रॉब्लम चूज़ किया है इस पे पहले रिसर्च हुआ तो नहीं है। हो सकता है कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया हो उसको आंसर पहले से लिटरेचर में मौजूद हो। तो इसलिए आपने ये देखना है कि इस टॉपिक पे रिसर्च तो नहीं हुआ। अगर रिसर्च हुआ है तो हो सकता है कि रिसर्च जो हुआ है लेकिन उसकी वजह से जो मेजर क्वेश्चन है या जो मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुए, तो इसलिए फिर उन हालात में आप रिसर्च कर सकते हैं उस पर। अदरवाइज़ अगर उसके मेजर क्वेश्चंस और मेजर प्रॉब्लम उस रिसर्च टॉपिक के सॉल्व हुए हैं तो फिर आप जो है डुप्लीकेशन को अवॉइड करेंगे, फिर आप रिसर्च नहीं करेंगे उस टॉपिक पे। तीसरी चीज़ फिजिबिलिटी है। कंसिडर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड द रिसोर्स यू विल रिक्वायर टू कैरी आउट द स्टडी। फिजिबिलिटी आप देखेंगे, उसमें आप ह्यूमन रिसोर्स देखेंगे कि ठीक है मैंने ये रिसर्च टॉपिक तो सिलेक्ट किया, तो क्या मेरे पास इसके लिए एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स है,
तो क्या मेरे पास लेबॉर्ट्री है, क्या मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास फंड है, मेरे पास सैम्पल अवेलेबिलिटी है। तो ये सारे फैक्टर आप देखेंगे, तब आप डिसाइड करेंगे कि रिसर्च टॉपिक इस पर्टिकुलर एरिया, रीजन, सोसाइटी में फिजिबल है या नहीं है। अगर वो फिजिबल नहीं है, वो बहुत अच्छा रिसर्च क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम है, तो फिर आपको उस पर रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चौथी चीज़ है पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी। इट इज़ एडवाइज टू रिसर्च अ टॉपिक दैट हैज़ द इंटरेस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़। चूँकि पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो आपके पूरी कंट्री को चला रहे होते हैं, तो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी वजह से फिर आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो आप स्मूथली कंडक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो भी इम्प्लीमेंटेबल होते हैं, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी होती है अथॉरिटीज़ की तरफ से। अगर पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता। नंबर 5, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन। आपने ये भी देखना होगा कि जो रिकमेंडेशन इससे आएंगी या जो रिज़ल्ट आएंगी इस रिसर्च से, तो क्या उसके लिए भी फिर मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं फिर वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी हम कोई रिसर्च तो कर लेते हैं, लेकिन जो फाइंडिंग्स आती है, जो रिकमेंडेशन होती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास या तो रिसोर्सेज नहीं होते हैं या फिर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए आपने ये चीज़ भी देखनी होती है। अर्जेंसी ऑफ डेटा नीडेड, आपने ये भी देखना है कि ये मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ इसकी वाकई में अब जो है करंटली ज़रूरत भी है इन डेटा की, या इस डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। एथिकल एप्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स आपने ये देखना है कि जो आप रिसर्च प्रपोज़ल आप लिखेंगे तो उसका आप एथिकल रिव्यू कराएंगे, ताकि आप एथिकली देख लें कि आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में एनिमल को, अदर ह्यूमन बीइंग को, या किसी भी तरह से किसी भी सोसाइटी के किसी भी फ़र्द को आप कहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हार्म तो नहीं कर रहे। तो इसलिए आपने एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी या एथिकल रिव्यू भी करवाना होता है। तो ये क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप रिसर्च प्रॉब्लम को या रिसर्च क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस एंड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हैं और फिर आप उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जिसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन ज़रूरी हैं। वाज द प्रॉब्लम एडिक्वेटली एनालाइज टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, वाज इट क्लियरली स्टेटेड। तो ये दो चीज़ें आपने एनालिसिस और स्टेटमेंट के बारे में ये क्वेश्चन ज़रूरी है। दिस क्वेश्चन शुड बी क्लियरली आंसर बिफोर ट्राइंग टू डेवलप द रिसर्च प्रपोजल। तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम में आपने ये देखना है कि सिस्टमेटिकली एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम आप करें, which is completed jointly by the researcher, health worker, manager and community representative, is a very crucial step in designing of the research, ताकि आप हर एंगल से उस रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज करें, एज अ रिसर्चर भी, एज अ हेल्थ वर्कर भी, एज अ मैनेजर, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, ताकि उसके डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद फिर आप फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि आप एक जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको एनालाइज किया, प्रायोरिटाइज़ किया, अब आप उसको रिटन फॉर्म में प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लें। तो द प्रोसेस ऑफ रिसर्च ऑफन बिगिन विद एन अटेम्प्ट टू अराइव एट अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन और क्वेश्चंस। ठीक है। द रिसर्च क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू होप टू हैव लर्न बाय द टाइम यू कंप्लीट द प्रोग्राम ऑफ रिसर्च। यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस में या रिसर्च क्वेश्चन आप इस तरह लिखते हैं, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप इस तरह लिखते हैं कि उसमें क्लियरली आप ये स्टेट करते हैं कि ये रिसर्च कंडक्ट करने के बाद आप क्या चीज़ लर्न कर लोगे। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू रिवाइज एंड रिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन सेवरल टाइम टू इंश्योर दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ यू रियली वांट टू नो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्वीन ऑन टर्मिनली इल पेशेंट ऑफ कोविड-19। अब ये एक रिसर्च क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो एट द एंड आपको क्लोरोक्वीन के इफ़ेक्ट का पता चलेगा टर्मिनली इल पेशेंट पे। तो ये एक एग्जांपल है कि आप प्रॉब्लम को कैसे स्टेट करते हैं। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजिंग एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो था, ये आपको अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं,
फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको राइट करते हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशंस you can write me on khurramtalvi@gmail.com. Thank you so much for watching my YouTube channel. Fi Amanillah.